लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी ने लोकसभा के लिए 7 प्रत्याशियों का किया ऐलान। बीएसपी ने लोकसभा के 7 प्रत्याशी किए घोषित। जोनल स्तर पर पदाधिकारियों ने घोषित किए प्रत्याशी। बसपा सुप्रीमो मायावती लगाएंगी अंतिम मुहर। बसपा सुप्रीमो मायावती लगाएंगी अंतिम मुहर। बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह प्रत्याशी घोषित। बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह प्रत्याशी घोषित। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, पीलीभीत से अनीस अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद, पट्टा अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, सहारनपुर से माजिद अली। 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर गठबंधन के लिए बनेगी चुनौती। 15 मार्च को जारी कर सकती है प्रत्याशियों की सूची। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारकर इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती पेश कर दी है, क्या कुछ ताजा हालचाल दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहीं न कहीं एक बार फिर से गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 7 प्रत्याशियों में से 5 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं और जिसका ऐलान जो है 15 मार्च को अधिकृत रूप से बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी। और बता दूं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन जीत का दम भर रहा है और दावा कर रहा है कि 80 की 80 सीटों पर बीजेपी को हरा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मायावती का दलित और मुस्लिम दांव जिस तरह से चल रही है उससे कहीं न कहीं जो है भारी नुकसान देखने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि जहां पर सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे वहां पर मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशी उतार रही है और खासकर मुस्लिम सीटों पर ही मायावती ऐसे कैंडिडेट उतार रही हैं जो कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में बेचैनी बढ़ गई है। और यह भी कहा जा रहा है, अब सपा नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन की सुपारी ले रखी है। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब मायावती पूरे एक्शन मोड में आ रही है और लगातार जो है मुस्लिम प्रत्याशियों पर अपना दांव आजमा रही है, तो यह कहा जा सकता है कि भारी नुकसान सपा का हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में। और मुस्लिम सीटों पर ही बसपा सुप्रीमो मायावती मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर अब बेचैनी बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी हमेशा से पीडीए की बात करती आई और एमवाई की बात करती आई है, खास तौर पर एमवाई के जवाब में मायावती जिस तरह से एमडी को सामने लेकर चल रही है और हमेशा से उनका कहना है कि बीजेपी को अगर हराना है तो मुस्लिम और दलित को एक साथ आना होगा। एक तरफ बीजेपी के लिए जरूर ये फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक यदि कटता है, बसपा में छिटक कर सामने आता है, तो उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मायावती की रणनीति जो है वो धीरे धीरे एमडी को लेकर चलने की बन रही है। और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन एक तरफ तो बसपा पर कटाक्ष कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो तमाम नेता अभी भी मायावती का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रियंका बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 का काफी रोमांचक होने वाला है। वजह यह है कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी पीडीए नारा देकर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों का वोट हथियाने की कवायद में जुट गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बसपा की तो बसपा में एमवाई फैक्टर से काम करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती का जो है अपना जो प्रत्याशी है उसे लगातार घोषित कर रही है। और बसपा को यह लग रहा है कि अगर मुस्लिम और दलित वोट अगर उनके पाले में आ जाता है तो इससे उनके कई प्रत्याशियों को अच्छी जीत मिल सकती है। लेकिन वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी यह एक आस है कि अगर उनको मुस्लिम यादव और अल्पसंख्यक वोट मिलता है तो टक्कर कांटे की होगी और उनके प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। लेकिन अगर हकीकत देखें तो कहीं न कहीं जो है अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है लोकसभा चुनाव में तो इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों को भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे में बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अपने वोट बैंक के सहारे जो है चुनावी बैतरणी जो है लोकसभा चुनाव में
पार कर सकती है। और 80 की 80 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी भी दम भर रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अगर वोटों का बिखराव हुआ तो इसका खामियाजा बसपा और सपा को भुगतना पड़ेगा और इसका सीधे तौर पर फायदा जो है बीजेपी को हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चुनावी समीकरण हर रोज बदल रहे हैं, अभी तक इंडिया गठबंधन को यह उम्मीद थी कि बसपा मायावती गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी और वह मजबूती के साथ जो है पूरी मदद करेंगे। लेकिन बसपा के ऐलान ने जो है गठबंधन की भी टेंशन बढ़ा दी है और यह टेंशन अभी कम नहीं हुई प्रियंका। जिस तरह से 7 सीटों पर मायावती ने मुस्लिम 5 चेहरे उतार दिए हैं, इससे और भी टेंशन बढ़ गई है बसपा सुप्रीमो मायावती की। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में अभी जो है अपने पारिवारिक या यूं कहें सूत्रों का यह भी दावा है कि समाजवादी पार्टी टिकटों को लेकर अंतरकला में जूझ रही है, उसका ध्यान जो है अभी जो है सीटों पर नहीं जा रहा है। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के पेज भी फंसे हुए हैं और एक के बाद एक बसपा सुप्रीमो मायावती जो है प्रत्याशी उतार कर अब टेंशन बढ़ा रही है। और यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है बसपा सुप्रीमो मायावती आजमगढ़, कन्नौज और मैनपुरी जिलों में भी अपने प्रत्याशी उतार कर कहीं न कहीं जो दिग्गज है सपा के उनके लिए चुनौती खड़ा कर सकती हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि मायावती का जो पैतरा है वह कितना सक्सेस होता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अब जो सरताज बनाने का काम जनता का होता है और जनता भी सारी गतिविधियां जो है देख रहे, चाहे सपा हो या बसपा की। तो यह तस्वीर जो है बेहद रोचक और दिलचस्प होने वाली है आने वाले लोकसभा चुनाव में। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मायावती लगातार चुनाव से पहले पूरे तौर पर सक्रिय नजर आ रही हैं, चाहे चुनावी रणनीतियों की बात करें या फिर राजनीतिक दांवपेच की बात करें, अभी तक 7 प्रत्याशी सामने आए हैं, मुस्लिम प्रत्याशी की संख्या इसमें ज्यादा है। 80 सीटों पर जिस तरह से मायावती ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या लगता है आपको अगली सूची बसपा की कब तक आने की संभावना है और क्या मंथन जारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना प्लान यूपी में सेट किया है और उनका यह प्लान अब साफ तौर पर जमीन पर दिखने भी लगा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से 5 प्रत्याशियों मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम जो है घोषित कर दिए हैं और यह भी माना जा रहा है कि MY फैक्टर से बसपा सुप्रीमो मायावती जल्द ही अन्य सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार देंगी। और मायावती अभी यह मंथन करने में जुटी हुई है कि कैसे प्रत्याशी उतारा जाए जिससे जो है उन्हें फायदा मिले। मायावती लगातार अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और जो निष्ठावान बसपा कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक ले रही हैं और फीडबैक लेने के बाद भी वह अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगी। लगातार जो है मीटिंगों का दौर भी चल रहा है मायावती का, अपने जो भरोसेमंद कार्यकर्ता उनके साथ वो बैठक करने में जुटी है, उनसे राय शुमारी करती हैं। यह कहा जा सकता है कि मायावती का बिल्कुल जल्द। मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा हमारे साथ। अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर ईडी का छापा, करीबी गुड्डा देवी के घर पर भी ईडी का छापा। खनन मामले में ईडी कर रही है कार्रवाई। अमेठी आवास पर ईडी का छापा जारी। अमेठी आवास पर ईडी का छापा जारी। अमेठी से इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर, पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी का छापा। खनन मामले में ईडी कर रही है कार्रवाई। खनन मामले में ईडी कर रही है कार्रवाई। अमेठी आवास पर ईडी का छापा जारी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अमेठी स्थित आवास पर ईडी का छापा जारी। ईडी के अधिकारी घर के अंदर मौजूद, लगातार चल रही है कार्रवाई। और इसी खबर पर अमेठी से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी संजय, जिस तरह से गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, कितने बजे से ये कार्रवाई की शुरुआत हुई और क्या कुछ हिदायत दी गई है? पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, जो ईडी की कार्रवाई है वो आवास विकास स्थित उनके जो
आवास है उस पर सुबह 5 बजे से 6 बजे 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे के आसपास ईडी की टीम जो है उनके आवास विकास स्थित आवास पर पहुंची है, जहां पर उनकी एक 6 सदस्यीय टीम जो है वो अंदर अभी मौके पर उनका जांच कर रही है। और जो गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं उनकी जो पत्नी जो अमेठी से विधायिका महाराजी प्रजापति जी है वो भी अंदर है, उनके बेटे अनिल अनुराग प्रजापति उनसे लगातार जो है ईडी पूछताछ कर रही है। और टीम जो है वो अंदर अभी मौजूद है। बाहर जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस का बल के जो जवान है वो मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। किसी को अंदर जाने की अनुमति अभी प्रियंका की नहीं है। और जहां तक बात करें कि उनके जो करीबी गुड्डा देवी हैं उनके भी घर पर जो है ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो फिलहाल देखना यह होगा कि 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं लगातार पूछताछ चल रही है उनकी पत्नी उनके बेटे से। अब देखना बड़ी बात ये होगी कि क्या अहम सुराग अमेठी से ईडी के हाथ लगते हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से गायत्री प्रजापति और उनके करीबी के घर पर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, आज सुबह से कार्रवाई की शुरुआत हो गई है, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ निकलकर सामने आज आ सकता है? किसको लेकर जांच ईडी की तेज चल रही है? देखो लगातार ईडी का शिकंजा जो है वो गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार पर चलता जा रहा है। और आज उसी के वजह सुबह ही 5 बजे के आसपास टीम पहुंची है अमेठी और जहां पर जांच कर रही। अभी फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है प्रियंका जी। और जहां तक बात करें कि उनके अपने बहू पत्नी हैं, उनके जो बेटे हैं, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। अभी ये कुछ कहना ठीक नहीं है कि उनके हाथ क्या सुराग लगेगा, लेकिन ये बात सही है कि कुछ ना कुछ ईडी को हाथ लगने के बाद जब बात क्लियर होगी तो अभी थोड़ा सा वक्त वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, उनकी पत्नी से, उनके बेटे से। जी, गुड्डा देवी के घर की यदि बात की जाए तो उनके घर पर भी जिस तरह से ईडी की छापेमारी चल रही है, वहां पर अधिकारियों के पहुंचने का क्या कुछ समय रहा है और कितने अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? 6 सदस्यीय ईडी की टीम जो है वो गुड्डी देवी के घर भी जांच कर रही है। और वहीं वहां तकरीबन अभी 2 घंटे के पहले लमसम जो है वहां पर ईडी की टीम पहुंची है और वो उनके आवास के अंदर है। अभी अंदर किसको भी जाने की अनुमति नहीं है। बाहर जो है सीआरपीएफ के जवान वहां भी लगे हैं। जी बिल्कुल संजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें। आगजनी मामले में कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। आगजनी मामले में कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। कानपुर की विशेष अदालत में आज आ सकता है फैसला। कानपुर की विशेष अदालत में आज आ सकता है फैसला। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। सपा विधायक इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें। आगजनी मामले में कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। कानपुर की विशेष अदालत में आज आ सकता है फैसला। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज कानपुर की विशेष अदालत से आएगा फैसला। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से इरफान सोलंकी को लेकर आज फैसला सामने आ सकता है, क्या कुछ जानकारी है? कितने बजे कोर्ट ये फैसला सुना सकती है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है और उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज कानपुर की अदालत में पेश किया जा सकता है। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि क्या टाइमिंग रहेगी। और यह भी कहा जा रहा है कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जोड़ा जाएगा और उनकी पेशी की जाएगी। और बता दें कि इरफान सोलंकी को आज आगजनी के एक मामले में सजा सुनाई जा सकती है। और पूरा मामला कानपुर के जाजमऊ इलाके का है, जहां पर नाजीर फातिमा एक महिला थी, उसके प्लाट में और झोपड़ी में आग लगा दी गई थी। और इस मामले में इरफान सोलंकी समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में चार्जशीट भी जा चुकी है और बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाह भी गुजर चुके हैं और पिछली सुनवाई के दौरान बहस भी हो चुकी है। और अब बहस पूरी होने के बाद यह माना जा रहा है कि आज कानपुर की विशेष अदालत आगजनी के इस मामले में इरफान सोलंकी पर जो है फैसला सुना सकती है। और यह भी सूत्रों का दावा है कि उनको सजा भी दी जा सकती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी
उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उन पर एक के बाद एक मामले जो है आरोप तय होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में ईडी ने छापा मारकर कहीं न कहीं जो है इरफान सोलंकी पर बड़ी कार्रवाई की थी। उनके अरबों रुपए के लेन देन को लेकर जो है ईडी ने पुख्ता सबूत जुटाए थे और अदालत से उनके जो है रिमांड पर लेने की बात भी ईडी ने कही थी। और आज जो मामला है काफी अहम है, क्योंकि एक महिला की झोपड़ी जो है आग के हवाले कर दी गई थी और इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई समेत 12 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई थी और चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल हो चुकी है और इसके बाद बहस भी पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मोहम्मद आसिफ आपने जानकारी दी है कि वर्चुअल माध्यम से उनको पेश किया जाएगा, क्या इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर जानकारी मिल चुकी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज जो है यह कहा जा रहा है कि कानपुर की विशेष अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी और फैसले के वक्त जो है सपा विधायक इरफान सोलंकी और अन्य आरोपियों का कोर्ट में मौजूद रहना जो है बेहद जरूरी होता है। अगर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल माध्यम से जो है इरफान सोलंकी को कोर्ट से जोड़ा जाएगा और आज जो है कोर्ट फैसला भी सुना सकती है। तो काफी अहम दिन है इरफान सोलंकी के लिए। अब देखना यह है कि इरफान सोलंकी को सजा होती है या बरी किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और रुक करते हैं अगली खबर का। मुरादाबाद में सरगना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस और जहर खुरानी गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। आपको बता दें कि आरोपी ट्रेन में सवारियों को जहर खुरानी का शिकार बनाकर लूट की घटना को अंजाम देता था। तो वहीं एक पैसेंजर की ज्यादा जहर देने के चलते मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हालांकि देर शाम पुलिस और जहर खुरानी गिरोह की मुठभेड़ हो गई। तो मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि जहर खुरानी गिरोह का पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ है। इस पूरी घटना में जहर खुरानी गिरोह अलग अलग ट्रेनों पर चढ़कर जहर खुरानी की घटना को अंजाम दे पैसेंजर्स को लूटने का काम करते थे, जिस पूरे मामले में एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस सक्रिय हुई है और सक्रिय होने के दौरान मुठभेड़ के साथ ही साथ बदमाश के पैर में गोली लगी है। अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आगे पुलिस के द्वारा जांच की कार्रवाई की जाएगी। आसिफ नाम का एक अभियुक्त है जो कि पहले से ही हमारे इस क्षेत्र में एक्टिव था। इसके द्वारा हमारे वहाँ 2 घटनाएं की गई हैं और ये एक गजरौला टू चांदपुर वाले रूट पे की गई थी, जिसमें 2 वकील ब्रदर थे और उनको इनके द्वारा जहर दिया गया। इसकी एक सहअभियुक्ता थी जिसका नाम शबनम था और उसके द्वारा अब वो बेहोश होकर के हरिद्वार चले गए। उसके बाद 1 लाख रुपये उनके पास जो था वो बरामद हुआ और उससे जेल गए थे। उसके बाद छूटने के बाद इन्होंने दोबारा आकर के अमरोहा और गजरौला के बीच में दिल्ली के पास दिल्ली में ही इन्होंने एक पूरे परिवार को इन्होंने जहर दिया था और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आदमी इतना ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट हुआ और वो आकर के अमरोहा के पास में गिर गया और वही उसकी डेथ हो गई, कट गया रनवर। तो मुरादाबाद की घटना बताई जा रही है, जहां पर जहर खुरानी गिरोह और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी कर जांच की शुरुआत कर दी है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जहर खुरानी गिरोह अलग अलग ट्रेनों पर जहर खुरानी का शिकार बनाकर लोगों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। जिस पूरे मामले में जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।